देन मेटा, इसलिए जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। देखो जो मेटा डायरेक्टिंग है ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करवाते हैं। तो विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन, बेटा ये ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं। बेंजीन ring from ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये खींच लेते हैं। ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाती हैं। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस becomes electron deficient. Then meta, जो अर्थो और पैरा पोजीशन होगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अर्थो और पैरा पे अटैक ही नहीं करेगा, क्योंकि अर्थो पैरा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसलिए जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो मेटा पे अटैक करेगा। जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। जो बेटा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो मेटा पर अटैक करेगा और मेटा पोजीशन को प्रेफर करेगा। अब देखो जिस तरह नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। देखो बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और ये नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। अब जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप होगा वो मेटा पे अटैक करेगा। देखो नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप कोई भी हो वो जो अटैक करेगा वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। सपोज करते हैं इसको रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो नाइट्रो ग्रुप जो लगेगा वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे और बन जाएगा मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। देखो बेटा नाइट्रो ग्रुप एक लगा हुआ है, एक नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप वो मेटा पे लगा है और प्लस बनेगा वाटर। तो ये बन गया मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन या 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। और जो मेटा डायरेक्टर हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, इसलिए फर्दर इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगी नहीं। अब देखो बेटा अब फर्दर इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, अभी भी एक पोजीशन खाली है मगर अब इसके ऊपर और ज्यादा ग्रुप नहीं लगेंगे, क्योंकि मेटा जो नाइट्रो ग्रुप था उसने इलेक्ट्रॉन को मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब दूसरा नाइट्रो ग्रुप लग गया, ये भी इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कर देगा। इसलिए अब मजीद इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, बुक के अंदर लिखा हुआ है, फेडरल की बुक के अंदर। ठीक है, अब आते हैं कि जो मेटा डायरेक्टर हैं
वो किस तरह इलेक्ट्रॉन मतलब बेंजीन के जो अर्थ और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि जो मेटा डायरेक्टर हैं वो किस तरह बेंजीन की रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि अर्थोपेरा डायरेक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। बेटा जो अर्थोपेरा डायरेक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं अर्थो और पैरा पे, इसलिए नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप अर्थो और पैरा को प्रेफर करता है। ठीक है, जो अर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, अर्थो और पैरा को इलेक्ट्रॉन रिच बना लेते हैं, अर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, वो बेंजीनिक रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। और जबकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये बेंजीनिक रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना लेता है और ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ, और जिसकी वजह से अर्थो और जो अर्थो और पैरा पोजिशन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाती हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनने की वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है अर्थो प्रेफर नहीं करता, वो प्रेफर करता है किसको, मेटा पोजीशन को। इसलिए देखो नाइट्रो ग्रुप मेटा पे लग गया। तो इसका मतलब है ऑलरेडी अगर नाइट्रो ग्रुप मौजूद है या ऑलरेडी कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मौजूद है तो इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा जो होगा वो मेटा को प्रेफर करेगा, अर्थो पैरा को प्रेफर नहीं करेगा। तो आते हैं बेटा देखें नाइट्रोबेंजीन को देखें। इस पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी। नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव की चार्ज है बेटा, जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या, अब होता ये है कि जो ऑक्सीजन है वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ऑक्सीजन क्या करता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और वो नाइट्रोजन क्या करेगा, बेंजीनिक रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, बेंजीनिक रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसलिए वो नाइट्रोजन क्या करता है, बेंजीनिक रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, किस तरह, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। वो किसकी वजह से, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है रिंग से, इसलिए रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना लेता है, ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, इसको नाइट्रोजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है ये। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और बाकी 2 बॉन्ड ये रहेंगे इसे। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले गए हैं, यहाँ पे आ गए, इसका मतलब है ये यहाँ पे जो पाई था वो इधर आ गया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, जहां से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी अब। अच्छा कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी।
डबल बॉन्ड इन, पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, बेटा नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज है। अच्छा अब देखो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरह हुई है, ये बॉन्ड इधर ही रहेगा, ये बॉन्ड इधर ही रहेगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरह होगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। देखो ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज है, ओ नेगेटिव चार्ज। अच्छा अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड मौजूद है और दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा, नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज। अच्छा अब क्या होगा इसके इसके अंदर, अब ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज है वापस यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इनमें तो मूवमेंट होती रहती है, इलेक्ट्रॉन्स जो वापस इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बेटा वापस इधर आएंगे, वापस डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वापस इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे वापस और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो वापस आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये बॉन्ड वापस शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इधर देखो वापस वही स्ट्रक्चर बन गया, देखो सेम। मगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये होता है कि उसका जो आखिरी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें देखो बॉन्ड डबल बॉन्ड की पोजीशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद था और इसमें देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया इसका, क्योंकि डबल बॉन्ड की देखो शिफ्टिंग हो गई है। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद था, अब देखो आखिरी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा ना वो इस तरह का बनेगा, देखो जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, इन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखो पूरी रिंग में रेजोनेंस हुई है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग पूरी रिंग में हुई है। अच्छा अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज अर्थों पे मौजूद है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अच्छा पॉजिटिव चार्ज पेरा पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मौजूद है, यहाँ इस अर्थो पोजिशन में मौजूद है। तो देखो तो नाइट्रो ग्रुप ने आर्थो और पेरा को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया है। बेटा देखो नाइट्रो ग्रुप ने क्या कर दिया, आर्थो और पेरा को क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब नेक्स्ट इनकम ग्रुप लाजिम बात है वो किसको प्रेफर करेगा, मेटा को प्रेफर करेगा। इसलिए जब नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, सपोज कहते हैं नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के ऊपर मौजूद है, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो नया जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो इनकमिंग ग्रुप होगा, जो नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अर्थो और पेरा को प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि अर्थो और पेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन के विथड्रॉ होने से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन वो भी कम हो गई है, इसलिए बेंजीन जो होगा वो लेस रिएक्टिव बन जाएगा। क्योंकि बेटा बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उसके ऊपर। तो जो अर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं, जो अर्थोपेरा डायरेक्टिंग होते हैं वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, अर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, इसलिए जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो इजीली अटैक करेगा अर्थो और पेरा पे, और बेंजीन की रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी।
और यहाँ पे देखो बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मतलब जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो बेंजीन को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। इसलिए जो नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, उसको जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो मेटा पोजीशन मिल सकते हैं, अर्थो पैरा पे नहीं मिलेंगे। इसलिए नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में जो नया इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो मेटा पर ही करेगा। नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, अब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो मेटा पर करेगा। ठीक है। अच्छा, अब मेटा जो डायरेक्टिंग ग्रुप हैं इनकी भी कैटेगरीज हैं बेटा, जो मेटा डायरेक्टिंग इनकी भी कैटेगरीज हैं। तो एक मेटा डायरेक्टिंग है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। बेटा मेटा डायरेक्टिंग है मगर बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा कम कर देते हैं रिएक्टिविटी को, बेंजीन को ज्यादा डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो अब इनमें आते हैं मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। ग्रुप्स मेटा ग्रुप है बेटा, इनके अंदर जो टू ग्रुप है ये स्ट्रांगली है। 3 AR3 जो है NH3 पॉजिटिव हो, CH3 CCl3। तो बेटा AO2 NH3 पॉजिटिव, मतलब एक बॉन्ड, CF3 है, CCl3 है, ये क्या है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। जब ये बेंजीन के ऊपर ग्रुप लग जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे, बहुत ही डिक्रीज कर देंगे। इनकमिंग ग्रुप होगा वो मेटा पे अटैक करेगा। तो ये मेटा डायरेक्टिंग भी है और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे, मेटा डायरेक्टिंग मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग। मॉडरेट एक्टिविटी बेटा मेटा डायरेक्टिंग है मगर मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग है, इसकी डीएक्टिवेटिंग नहीं है मगर मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग है। इन्हें CH जो CH है ये मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग है। SO3H साइनाइड या नाइट्राइल, CHO अल्डिहाइड, CO कीटोन। बेटा CH है, SO3H है, साइनाइड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, ईस्टर इससे लगा हुआ है तो ये भी डीएक्टिवेटिंग होगा। ठीक है बेटा, इस तरह लगा हुआ है इससे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। हाँ अच्छा, अब हमें किससे पता चलेगा कि भाई ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है? बेटा किस तरह हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्रुप जो होगा, ये जो डायरेक्ट मतलब ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है, उसका अंदाजा कैसे चलेगा? तो बेटा इस तरह है कि अल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन जो है अल्काइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, ये क्या करते हैं, बेंजीन की रिंग को इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। बेटा अल्काइल ग्रुप सपोज करते हैं ये है मिथाइल ग्रुप है,
टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्टिव अर्थोपेरा और मेटा के कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि जो डायरेक्टिव है, जो ऊपर ग्रुप लगा है, वो अर्थोपेरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। तो जो अल्काइल ग्रुप है, रिलीजिंग को रिलीज और पेरा पे इलेक्ट्रॉन का अर्थो इलेक्ट्रॉन की वो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगी। इसलिए इनकम जो ग्रुप होगा वो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस जगह अटैक करेगा? अर्थोपेरा पे अटैक करेगा। आने वाला जो ग्रुप होगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा? अर्थो और पेरा पे अटैक करेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ पे भी लग सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अर्थो पे भी लग सकता है, पेरा पे भी लग सकता है। ये प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो अल्काइल ग्रुप बेटा, अल्काइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, या दोज ग्रुप्स व्हिच हैव नॉन बॉन्डिंग पेयर, लोन पेयर, 1 or 2 लोन पेयर ऑन द एटम्स एडजेसेंट टू द रिंग। मतलब ऐसे ग्रुप हों जिनके पास बॉन्डिंग हो, लोन पेयर उस एटम के साथ जो रिंग के साथ बॉन्डेड है। जो एटम रिंग के साथ बॉन्डेड है उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर रिलीज कर सकता है रिंग को, और रिंग को जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच बना सकता है वो। ठीक है, जिस तरह सपोज करते हैं, ये मैं ईस्टर की बात कर रहा था। ईस्टर अगर इस तरह ग्रुप लगा हुआ ईस्टर का, देखो ये भी ईस्टर, मगर ये ईस्टर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ईस्टर होगा क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। बेटा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? ये लोन पेयर रिंग को रिलीज करेगा, और लोन पेयर रिंग में जाने से क्या होगा आपको मैंने बता दिया था। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पे चले जाएंगे। जाहिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो 2 डबल बॉन्ड साथ होंगे नहीं बेटा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये उसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। डबल बॉन्ड आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। बेटा ऑक्सीजन अपने लोन पेयर रिलीज किए तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सी आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे दिया इसको, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गई। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? चार्ज नेगेटिव, और बाकी 2 बॉन्ड यही रहेंगे ऐसे। तो इनके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से क्या हुआ? मतलब ये जो एटम है रिंग के साथ बॉन्डेड है। बेटा जो एटम रिंग के साथ बॉन्डेड है, सब रिंग के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर है। तो वो लोन पेयर क्या करेगा? रिंग को देगा, और रिंग में लोन पेयर आने से रिंग में रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, ये देखो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, तो ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। अच्छा अब क्या होगा? अब मूवमेंट किस तरह होगी इलेक्ट्रॉन्स की? अब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। दूसरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गई और ये बॉन्ड एज इट इज इस तरह। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होगी, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये मूव करके यहां पे जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पे आ जाएंगे। इधर देखो एक और रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बन गया। ये दूसरा इसका देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब देखो मूवमेंट यहाँ पर है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डबल और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गई। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, फाइनल जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह होगा। ठीक है, फाइनल स्ट्रक्चर ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे मूव करेंगे, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से वापस चले जाएंगे अपनी जगह पे। ये जो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन से वापस यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये वापस आएंगे। इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन गया। बेटा एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वापस लोन पेयर मिल गया। ऑक्सीजन को पास देखो यहाँ पे आया, ये बाढ़ यहाँ पे आया। देखो रेजोनेंस में ये होगा, ठीक है, जो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था और इसके स्ट्रक्चर में देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन बिल्कुल ही चेंज हो गई, उसके इनवर्स हो गई। ठीक है, तो ये देखो रेजोनेंस के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लोन पेयर रिंग को, रिंग में रेजोनेंस स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच बन गई है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। अर्थो और पेरा देखो इलेक्ट्रॉन रिच बन गए, तो इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर बनेगा सबका, देखो रेजोनेंस जो हाइब्रिड बनेगा वो इस तरह का, देखो जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ पे मैं बना लेता हूं। ठीक है, जो का स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह होगा। अब देख लो कि ओ, उसके पास लोन पेयर है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ठीक है, अच्छा अब देखो इस पूरी रिंग में रेजोनेंस हुई है, पूरी रिंग में डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, डबल बॉन्ड देखो हर जगह पे मौजूद है, इसलिए मैंने पूरी रिंग में इस तरह डॉट्स लगा दिए, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है। देखो डबल बॉन्ड इधर भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, इधर देखो यहाँ पे मौजूद है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद है। देखो इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद है, डबल बॉन्ड इस जगह भी मौजूद है, देखो डबल बॉन्ड इस जगह भी मौजूद है। इसका मतलब है पूरी रिंग में जो डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका मतलब है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। अच्छा अब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और कहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इस जगह नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इस जगह नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब जो नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा लाजिमी बात है वो प्रेफर किसको करेगा, अर्थ और पेरा को करेगा। ये जो नया आने वाला ग्रुप होगा वो प्रेफर किसको करेगा, अर्थो और पेरा पे, क्योंकि अर्थो और पेरा जो है इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इन पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए जो नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो प्रेफर करेगा अर्थो और पेरा को, मेटा को प्रेफर नहीं करेगा। इसलिए ये जो हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा, अर्थो पेरा डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये आगे मैं लिख देता हूं, अच्छा इसका नाम है फिनाइल एसीटेट। बेटा ईस्टर है, फिनाइल एसीटेट ईस्टर है, फिनाइल एसीटेट ईस्टर है। ठीक है, मगर ये
ऊपर जो रिंग के साथ जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन का है। बेटा रिंग के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर से वो क्या करता है, रेजोनेंस को स्टार्ट करता है, इसलिए अर्थो और पेरा को इलेक्ट्रॉन रिच बना लेता है। इसलिए अब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहां पे करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए जो नया इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो लाजिम बात है इन्हीं को प्रेफर करेगा। या मैं इसको इस तरह लगा देता हूं, सर्कल लगा देता हूं बीच में, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगेगा, अर्थो पे लगेगा, इधर लगेगा, इधर अर्थो ही है बेटा, ये दोनों पोजीशन अर्थो ही है। या लगेगा कहाँ पे, पेरा पोजीशन पे, ठीक है। तो अब ये है कि अल्काइल ग्रुप हो, फिनाइल ग्रुप हो, या एटम ऐसा हो जो रिंग के साथ बॉन्डेड है, उसके पास लोन पेयर है, तो वो अर्थोपेरा डायरेक्टर होगा बेटा, वो ग्रुप क्या होगा, अर्थोपेरा डायरेक्टर होगा, ठीक है। इसलिए देखो अर्थोपेरा जो डायरेक्टर हैं, मैंने आपको पहले लिखवा दिए थे, पर वैसे भी आपको दोबारा बता देता हूँ, जनरली बता देता हूँ अर्थोपेरा डायरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। वैसे आपने लिखवा दिया था स्ट्रांगली, वीकली वो लिखवा दिया था, मगर जनरली बता देता हूँ कि अल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन जो है रिंग, इनके पास लोन पेयर तो नहीं है, मगर ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के तहत, हाइपर कंजुगेशन के तहत ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं ये ग्रुप हाइपर कंजुगेशन के तहत, और इंडक्ट इफेक्ट के तहत ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और रिंग में इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन ये बढ़ा देते हैं, रिंग को गुड न्यूक्लियोफाइड बना लेते हैं ये ग्रुप। हाँ, इसके अलावा OH, OH तो लोन पेयर्स के पास मौजूद है, ऑक्सीजन के पास। अच्छा, O नेगेटिव है तो उसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। या NH2 है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, या NR2 है तो इनके पास भी लोन पेयर है, या NHN, इधर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके पास लोन पेयर है। अच्छा, अब या NH, इधर CH3 ग्रुप है तो भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, या OCH3 है, या OR है तो उसके पास भी लोन पेयर मौजूद है। OCH3 है तो भी इसके पास क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। या हेलोजेंस हैं, उनके पास भी लोन पेयर होता है, मगर हेलोजेंस में ये होता है कि वो हेलोजेंस जो है जो रेजोनेंस इफेक्ट के तहत, बेटा है एक आपको बात बता देता हूं, इधर देखें, देखो क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास भी लोन, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा, लोन पेयर देगा रिंग को, बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर रिंग को देगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, तो इसमें भी रेजोनेंस देखो स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा,
और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि जाहिर है ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गई, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे मूव करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो Cl, देखो बेटा ये रिंग, यहाँ पे Cl, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब ये जो ले यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड मौजूद है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गई। अच्छा अब क्या होगा, इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो जाहिर दोनों डबल बॉन्ड साथ नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है Cl के साथ। अच्छा अब क्या हो गया, ये बॉन्ड इधर मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गई। हाँ अब क्या होगा, आखिरी जो इसका स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे इसके पास, क्लोरीन के पास। जो इसका फाइनल इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा बेटा, ये इसका फाइनल है वापस Cl, ठीक है, वापस इसके पास लोन पेयर इसको मिल गए, ठीक है। बाकी मैंने लिखे नहीं थे इसके लोन पेयर, ठीक है। तो अब वापस क्या होगा, बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, डबल बॉन्ड इसका देखो, शुरू वाला स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद था, आखिर वाले स्ट्रक्चर में देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। हाँ अब देखो, इसका जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इस तरह का बनेगा, जो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा क्लोरीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो कि पास नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अच्छा अब देखो, एक्चुअली क्लोरीन हेलोजन जो है वो वीकली डीएक्टिवेटिंग भी है बेटा, वीकली डीएक्टिवेटिंग भी है। अच्छा उनका रीजन क्या है, ये जो जो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहे हैं ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज कर रहे हैं, इस इफेक्ट को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के तहत ये लोन पेयर देते हैं रिंग को, रेजोनेंस इफेक्ट के तहत ये लोन पेयर देते हैं किसको, रिंग को, या मेसोमेरिक जो इफेक्ट होता है उसके तहत ये इलेक्ट्रॉन देते हैं रिंग को। अच्छा इंडक्ट इफेक्ट के तहत ये इलेक्ट्रॉन रिंग से लेते भी हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है। देखो जो हेलोजेंस हैं बेटा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किसके मुकाबले में, कार्बन के मुकाबले में। ये जो हेलोजेंस हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तहत ये इलेक्ट्रॉन को खींचते भी हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तहत ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींचते भी हैं, और जिसकी वजह से ये रिंग को क्या कर देते हैं, लेस रिएक्टिव कर लेते हैं, इनकी थोड़ा डीएक्टिवेट कर देते हैं रिंग को। मगर हैं अर्थोपेरा डायरेक्टर, हैं अर्थोपेरा डायरेक्टर, देखो अर्थोपेरा डायरेक्टर हैं, आने वाले ग्रुप को अर्थोपेरा पे डायरेक्ट करेंगे, मगर बेंजीन की रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर देते हैं ये, ठीक है। वो इसलिए कि इनमें इंडक्ट इफेक्ट भी होता है, और इंडक्ट इफेक्ट के तहत ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते भी हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, और जिसकी वजह से ये रिंग को थोड़ा डीएक्टिवेट भी कर देते हैं, बेंजीन की रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। इसलिए देखो ये है तो अर्थोपेरा डायरेक्टर, अर्थोपेरा डायरेक्टर है मगर वीकली डीएक्टिवेटिंग भी है, अर्थोपेरा डायरेक्टर है वीकली डीएक्टिवेटिंग भी है, आपको मैंने लिखवा दिया था अर्थोपेरा डायरेक्टर। इसका मतलब है अर्थोपेरा जो डायरेक्टिंग है उसमें एक्टिवेटिंग भी है डीएक्टिवेटिंग भी है बेटा, जो अर्थोपेरा डायरेक्टिंग है उसमें एक्टिवेटिंग भी है, आपको मैंने एक्टिवेटिंग भी लिखवा दिया था, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेट एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग भी है।
जो हेलोजेंस है वो डीएक्टिवेटिंग है, नोट कर लो। मेटा डायरेक्टिंग जो है, जो बेटा मेटा डायरेक्टिंग है वो सभी डीएक्टिवेटिंग है। मेटा डायरेक्टिंग कोई भी एक्टिवेटिंग नहीं है। मेटा डायरेक्टिंग जितने भी डीएक्टिवेटिंग है, देखो मेटा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग, ठीक है, मगर अर्थोपेरा जो डायरेक्टिंग है उनमें एक्टिवेटिंग भी है और डीएक्टिवेटिंग भी है, और डीएक्टिवेटिंग कौन है? हेलोजेंस, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा बेटा, मेटा डायरेक्टिंग वो होगी जिनमें जो एटम कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी। जो एटम कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो एडजेसेंट रिंग के साथ एडजेसेंट में कार्बन होगा, जो कार्बन से जो एटम रिंग के साथ बॉन्डेड होगा, जो एटम रिंग के साथ बॉन्डेड है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो समझ जाए वो रिंग को क्या करेगा? डीएक्टिवेट करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो मेटा डायरेक्टिंग। नाइट्रोजन का जब बाड होगा, यहाँ पे डबल बाड आएगा, यहाँ पे सिंगल बाड आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी और इसके ऊपर क्या होगी? नेगेटिव चार्ज होगी। तो अब देखो, जब नाइट्रो ग्रुप बॉन्डेड है, देखो नाइट्रो ग्रुप नाइट्रोजन का बॉन्ड है तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए और नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है ये क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए नाइट्रो ग्रुप जो है डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। अब देखो एनआर, जो NR3 है, तो नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज आएगी। बेटा NR3 है, NH3 है, और उसका एक बॉन्ड और भी है, तो नाइट्रोजन का कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव आएगी। जब ये एटम रिंग के साथ बॉन्डेड होगा, नाइट्रोजन रिंग के साथ बॉन्डेड होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन रिंग के साथ बॉन्डेड होगा, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन रिंग के साथ बॉन्डेड है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखो साइनाइड है, और ये रिंग के साथ बॉन्डेड है, तो क्या होगा? जो होगा, या रिंग के साथ ऐसा एटम बॉन्डेड हो, जो रिंग के साथ ऐसा एटम बॉन्डेड जो जहां फर्दर बॉन्ड किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हो। बेटा देखो, ये जैसे ईस्टर है, ये वाला ईस्टर, इसको देखो, ये भी ईस्टर है मगर ये डीएक्टिवेटिंग है। ये मिथाइल बेंजोएट, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। देखो मिथाइल बेंजोएट इसको पढ़ते हैं हम, मिथाइल बेंजोएट। अच्छा क्यों? क्योंकि कार्बन जो एटम बेंजीन के साथ बॉन्डेड है उसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड है। आगे देखो भाई, ये कार्बन है जिसका रिंग के साथ बॉन्ड है, और फर्दर बॉन्डेड किसके साथ है? जैसे CF3, कार्बन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई कार्बन का बॉन्ड किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। जैसे CCl3, अच्छा कार्बन का बॉन्ड रिंग के साथ है और कार्बन आगे बॉन्डेड किसके साथ है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, तो डीएक्टिवेटिंग होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
अब क्या हो करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, बेटा ये ऑक्सीजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, और कार्बन क्या करेगा, कार्बन तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो कार्बन क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा और रिंग को डेफिशिएंट बनाएगा, अर्थो पैरा पोजीशन डेफिशिएंट बन जाएंगे। देखो ये बेटा ये ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अब क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह बन जाएगा, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी, मगर रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई, ओ सी एच, कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्योंकि कार्बन ने जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लिए, पाई बॉन्ड बना गया। अच्छा ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर ही रहेगा, ये बॉन्ड इधर ही रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होने से यहाँ पे पॉजिटिव आएगी चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर मूव करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो डबल बॉन्ड, ऊपर सिंगल बॉन्ड है, ये ओ सी एच थ्री है ये। अच्छा अब देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर ही है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी, डबल बॉन्ड, वो है ये ओ सी एच थ्री यहाँ पे, ठीक है बेटा, सेम स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ऊपर तो बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ। अच्छा देखो बाण की मूवमेंट किस तरह की, यहाँ पे जो है पाई मौजूद, और यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई, और ना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वापस यहाँ पे आएंगे। अच्छा तो ये जो पाई बॉन्ड होगा वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, तो वापस वही बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड आ गया, बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए तो वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, 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 ओ सी एच थ्री। तो अब देखो इसके अंदर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब स्टार्ट किया था हमने तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद था, और आखिरी स्ट्रक्चर में देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है इसकी रेजोनेंस कंप्लीट हो गई है। और जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा स्ट्रक्चर वो इस तरह का बनेगा, जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है, पूरी रिंग में डबल बॉन्ड्स घुमाए, ये देखो डबल बॉन्ड पूरी रिंग में मौजूद है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस जगह डबल बॉन्ड है, इस जगह डबल बॉन्ड मौजूद है, देखो इस जगह डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो मौजूद है, इस स्ट्रक्चर में देखो, तो पूरी रिंग में डबल बॉन्ड मौजूद है ये। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब है ये मेटा डायरेक्टर होगा, है ईस्टर मगर मेटा डायरेक्टर है। इससे पहले मैंने आपको जो ईस्टर पढ़ाया था वो अर्थोपेरा डायरेक्टर था, ठीक है, वो ये वाला वो भी ईस्टर था, ये भी देखो ईस्टर है, इधर एक और भी बैकवर्ड, ये देखो ये भी ईस्टर है, मगर इसमें देखो ऑक्सीजन का बॉन्ड डायरेक्ट रिंग के साथ है, ईस्टर है जिसका नाम है फिनाइल एसिटेट, बेटा फिनाइल एसिटेट है ये,
ईस्टर है ये। इसका देखो रिंग के साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है, तो ये लोन पेयर रिंग को देगा, रेजोनेंस स्टार्ट होगी, अर्थो पेयर पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच बन जाती है। मगर ये ईस्टर जो था वो इस तरह की बॉन्डिंग है। देखो इस ईस्टर में किस तरह की बॉन्डिंग है, ऐसे है, यह है फिनाइल एसीटेट और मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल ये अल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल बेंजोएट। तो इसमें देखो बॉन्ड जो है इस तरह है कि रिंग के साथ कार्बन बॉन्डेड है और कार्बन आगे फर्दर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। तो इस तरह के जिसमें भी आप देखोगे बॉन्ड होगा वो क्या होगा, मेटा डायरेक्ट होगा। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देख लो रिंग के साथ यहां बॉन्डेड होगा, ये देखो कार्बन जो बॉन्डेड है फर्दर किसके साथ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ। अब क्या होगा, ऑक्सीजन लेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कहां से, ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके जाएंगे वापस, उसका मतलब रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डीएक्टिवेटिंग है। या जो सल्फोनिक एसिड है इसको देख लो, सल्फोनिक एसिड को देख लो, SO3, इसमें बेस है ये बेटा, जो सल्फर है SO3H, SO3H में भी देखो सल्फर बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। SO3H में जो सल्फर है वो बॉन्डेड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सल्फर से ज्यादा है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सल्फर से लेगा, तो सल्फर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिंग से लेगा, तो रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अल्डिहाइड को देख लो, अल्डिहाइड को देख लें, अल्डिहाइड में ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन लेगा कहां से, इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन किसके लेगा, रिंग से लेगा, तो रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना लेगा। ठीक है, इस तरह कीटोन है, कीटोन है, कीटोन देखो कार्बन जो कार्बन रिंग के साथ बॉन्डेड है उसके साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है। अब क्या होगा, अब जो ऑक्सीजन होगा वो रिंग से कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, जो ऑक्सीजन होगा वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और कार्बन किसके इलेक्ट्रॉन लेगा, रिंग से। ठीक है, इस तरह ही हो जाएगा, मेटा डायरेक्टर हो जाएगा और रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। तो ये जितने भी मेटा डायरेक्टर हैं बेटा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और रिंग बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना लेते हैं। अर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए जो नेक्स्ट इनकम ग्रुप होता है वो अर्थो और पेरा पे अटैक कर, सॉरी नेक्स्ट इनकम ग्रुप होगा वो अर्थो पेरा पे अटैक नहीं करेगा मगर मेटा पे अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि अर्थो और पेरा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गए हैं, यहाँ पे तो उसका अटैक होगा भी नहीं। जो आने वाला ग्रुप होगा वो अटैक कहाँ पे करेगा, इनकम ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा, लाजिम बात है उसके लिए मेटा ही प्रेफर करेगा, वो मेटा को प्रेफर करेगा, इसलिए आने वाला ग्रुप अटैक करेगा इसमें और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो ये था अर्थो डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। कल भी आपको मैंने ये पढ़ा दिया था, आज दोबारा रिवाइज करवा दिया कि इसमें इस तरह होता है अर्थो डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग के अंदर। और लास्ट में कंपैरिजन है शायद इनकी, फेडरल पंजाब का बुक तो ये फेडरल का बुक में तो सारा कंप्लीट हो गया ये बेटा, जो ये जो डायरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे कि भाई बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और ये अर्थोपेरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। तो आपको मैंने कंडीशंस बता दी कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, फिनाइल ग्रुप होते हैं, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है,
एक तो इंडक्टिव इफेक्ट के तहत वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वीकली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट के तहत। अच्छा, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन के तहत भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, रिंग को देंगे इलेक्ट्रॉन। इसलिए आर्थो और पैरा जो हैं उस पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और जो नेक्स्ट इनकम ग्रुप होगा, तो अगर मिथाइल ग्रुप लैक्टोलिन है तो नेक्स्ट ग्रुप जो होगा वो अर्थो पैरा पे टेक करेगा। ठीक है, तो ये भी हमने शुरू में पढ़े थे हमने। ठीक है, अगर नाटो ग्रुप पहले मौजूद, नाटो जो नेक्स्ट इनकम ग्रुप होगा वो मेटा पे टेक करेगा। नाटो जो मेटा डायरेक्टर आपको बता दिए, मेटा डायरेक्टर की निशानियां। अच्छा, उसके बाद है कंपेरिजन। बेटा कंपेरिजन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन के अगर हम कंपेरिजन करेंगे, देखो अल्केन, क्योंकि अल्केन जो है, अल्केन के अंदर सिग्मा बॉन्ड्स हैं, अल्केन में जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो ज्यादा इनर्ट होते हैं, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी नॉन पोलर है और सिग्मा बॉन्ड जो इनर्ट है, इसलिए अल्केन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव हैं ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड और नॉन पोलर नेचर। ठीक है, एक तो नॉन पोलर नेचर है उसकी, दूसरा इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इनर्ट है इसलिए अल्केन लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अल्केन के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मतलब अगर अल्केन को रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ, अल्केन को हम रिएक्शन करवाएं क्लोरीन के साथ, ठीक है, या ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो रिएक्शंस होंगे वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्केन जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है वो भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। अल्केन जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जो लार्जर अल्केन्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्केन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं, वो भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है। अच्छा, फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं मैं बता दूं आपको, होमोलाइटिक डिसोसिएशन से बनते हैं। जब बॉन्ड की ब्रेकिंग जो होती है होमोलाइटिक होती है, होमोलाइटिक का मतलब यह है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, उस डिसोसिएशन को हम कहते हैं होमोलाइटिक डिसोसिएशन। ठीक है, और फ्री रेडिकल्स कब बनेंगे, सनलाइट की मौजूदगी में बनते हैं, हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी बन सकते हैं फ्री रेडिकल, सनलाइट की मौजूदगी में भी, परऑक्साइड की मौजूदगी में भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, परऑक्साइड। ठीक है, जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड है या दूसरे परऑक्साइड जो होते हैं, एसिडिक परऑक्साइड होता है, इसकी मौजूदगी में भी फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में भी फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। तो मतलब ये फ्री रेडिकल्स बनाने का तरीका है। और वैसे अल्केन के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो सनलाइट की मौजूदगी में बनते हैं। बेटा अल्केन में जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है वो उसकी मौजूद में होता है या हाई टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, तो अल्केन लेस रिएक्ट हो गए। अब आते हैं अल्कीन पे, तो अल्कीन में पाई बॉन्ड्स हैं, अल्कीन के अंदर जो पाई बॉन्ड्स हैं वीक पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, कमजोर पाई बॉन्ड है। अब अल्कीन के अंदर जो पाई बॉन्ड्स हैं वो वीक होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा देखो, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो समझे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो, उनको हम वैसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है, अल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, अल्काइन भी न्यूक्लियोफाइल है। देखो बेटा बेंजीन, अल्कीन और अल्काइन ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इनको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। इसलिए इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इनके ऊपर जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो अल्कीन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं। देखो अल्कीन जो होंगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं। बेटा अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देंगी अल्कीन, मगर अल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। जो पाई बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अल्कीन जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं अल्काइन से। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में जो अल्कीन्स होती हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है अल्काइन से, क्योंकि अल्काइन के अंदर ये होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है शॉर्ट होती है। पाई कार्बन, अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होती है, इसलिए पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते इलेक्ट्रोफाइल के लिए। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, इसलिए अल्काइन की जो रिएक्टिविटी होगी वो कम होगी
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हवाले से। मगर अल्कीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली अवेलेबल होंगे। पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब अल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, इसलिए उन पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर लेता है। और अल्काइन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए उन पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता। अच्छा, अल्कीन के अंदर पॉलीमराइजेशन होती है, बन जाता है पॉलीथीन बन जाता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाती है। ठीक है, इनके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं, अल्कीन के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जिनमें एक तो बन जाता है इपॉक्साइड भी बन जाता है, जब उसको रिएक्शन कराते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ वो इपॉक्साइड बना, या पेरोक्साइड के साथ जो है एसिडिक पेरोक्साइड है, बेंजोइक पेरोक्साइड जो होता है, ठीक है, उसके साथ ये बनाते हैं पर बेंजोइक एसिड जो है उसके साथ पर एसिडिक एसिड के साथ ये बनाते हैं इपॉक्साइड। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। पोटाशियम परमैंगनेट के साथ अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है, डाइल्यूट अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, या जो बनता है विसिनल डाइओल बन जाता है, विसिनल डाइओल। और ये टेस्ट है अनसैचुरेशन। पोटाशियम परमैंगनेट जो, तो वो पिंक कलर का होता है, वो डीकलराइज हो जाएगा अल्कीन के अंदर। ठीक है, अब आते हैं अल्काइन के अंदर। तो अल्काइन में भी एडिशन रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसके अंदर भी हैं। जब हम अल्काइन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें जो बनता है वो पहले हाइड्रोक्सिलेशन होती है, OH ग्रुप लग जाता है, वो बाद आगे जो फर्दर के बाद रहता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। जैसे इथन के हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बन जाता है ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर पोटाशियम परमैंगनेट के साथ उसको रिएक्शन कराएंगे, हीट देंगे, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी। अल्कीन में भी ऐसे होता है। अल्कीन में भी जो पोटाशियम परमैंगनेट को रिएक्शन करवाते हैं हम और हीट देते हैं, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, जो बीच में वाला बॉन्ड है वो टूट जाता है। तो अल्कीन में भी बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कीन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, हार्ड पोटाशियम परमैंगनेट के साथ। ठीक है, और कोल्ड पोटाशियम परमैंगनेट के साथ जो होगा वो बनाएगा ग्लाइकोल। देखो बेटा, इथिन को पोटाशियम परमैंगनेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकोल बन जाता है, या 1,2 इथिन डाइओल बन जाता है। और हार्ड पोटाशियम परमैंगनेट के साथ जो रिएक्शन कराएंगे जो है अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बन जाएंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो अल्काइन के अंदर भी यही एडिशन रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, पॉलीमराइजेशन होती है। मगर अल्काइन के अंदर जो पॉलीमराइजेशन है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, बेंजीन भी इथन का पॉलीमर है, समझे, इथन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर कैटलिस्ट पे अगर क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे हम, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड लेंगे तो बनेगा डाइविनाइल एसिटिलाइन। डाइविनाइल एसिटिलाइन भी पॉलीमर है, किसका, एसिटिलाइन का पॉलीमर है। ठीक है, और विनाइल एसिटिलाइन से, विनाइल एसिटिलाइन के अंदर जब हम एसिल ऐड कर देते तो बनता है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन जो है उसी से एक रबड़ बनती है जिसको कहते हैं नियोप्रीन। अच्छा, तो इसके अंदर भी पॉलीमराइजेशन होती है अल्काइन के अंदर, मगर छोट सिमिलर जो पॉलीमर्स बनते हैं। जबकि अल्कीन के अंदर जो पॉलीमर्स बनते हैं वो लार्जर बनते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनका पॉलीइथीन बन जाती है। पॉलीइथीन में बड़ी चेन होती है, मगर अल्काइन की पॉलीमराइजेशन में इतनी कोई बड़ी चेन नहीं बनती। ठीक है, ये तो हो गया एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आते हैं बेंजीन। देखो बेंजीन जो है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मगर बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा डीलोकलाइज्ड हैं और स्टेबल भी हैं। ठीक है, बेंजीन जो था वो स्टेबल है डीलोकलाइजेशन की वजह से। डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, जिनकी वजह से बेंजीन ज्यादा स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है। देखो बेंजीन जो है उसके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद है, बेंजीन हाईली अनसेचुरेटेड है। बेंजीन हाईली अनसेचुरेटेड होने के बावजूद भी वो लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से
उन पाई बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेंजीन के अंदर जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं वो भी होते हैं, मगर एक्सट्रीम कंडीशंस पे एडिशन रिएक्शन देती है, या बेंजीन अवॉइड करती है एडिशन रिएक्शन देने से, क्योंकि एडिशन रिएक्शन देने से उसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर वो लूज हो जाता है और उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, इसलिए वो एडिशन रिएक्शन से अवॉइड करती है। और बेंजीन के जो फेवरेट रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए उन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है बेंजीन। अच्छा, बेंजीन के अंदर पॉलीमराइजेशन नहीं होगी। देखो बेटा, बेंजीन के अंदर पॉलीमराइजेशन नहीं होती, बेंजीन के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस भी नहीं होंगे। जो बेंजीन है उसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस भी नहीं होते हैं, ठीक है। बेंजीन देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक। अच्छा, दूसरा बेंजीन देती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस V2O5 के साथ, ओजोन के साथ ओजोनाइड बन जाता है, उसके बाद ग्लाइक्सल बन जाता है 1,2 इथेन डायल। अच्छा, दूसरा एडिशन रिएक्शन देती है क्लोरीन के साथ, जिसमें साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, और सॉरी हाइड्रोजन के साथ साइक्लोहेक्सेन बन जाता है और क्लोरीन के साथ हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाता है। या ब्रोमीन के साथ भी एडिशन रिएक्शन देती है, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का आज, ठीक है। अच्छा, कुछ टर्म्स थे इसमें बेटा, उसमें एक आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसके अंदर मौजूद है, के अंदर फेडरल की बुक के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये इफेक्ट इनका रिएक्टिविटी पे पड़ता भी है, मैं आपको बता देता हूँ पेज कि कौन से पेज पर ये मौजूद है। शायद फेडरल की बुक में है या उनकी, हाँ ये पढ़े हैं 104 पेज पर, 104 पेज पर है ये, ठीक है। अच्छा, 104 पर पेज पर ऊपर थोड़ी कुछ इंफॉर्मेशन भी है बेटा, 104 पेज पर फेडरल की टेक्स्ट बुक में। थोड़ा पॉलीमरेज का जिक्र भी है। देखो प्रोटीन, ये पढ़ा लेता हूं आपको मैं। प्रोटीन प्रोटीन भी नेचुरल, इनके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद मतलब आगे जो होगा इसके अंदर, फेडर की बुक में भी है और इसके अंदर जो है पंजाब की बुक में भी है, मैक्रो मालिक्यूल्स, क्योंकि ये भी मैक्रो मालिक्यूल है, प्रोटीन पॉलीमर है। इसका जो मोनोमर है वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से जो बनता है वो प्रोटीन बनता है, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च भी मैक्रो मालिक्यूल है बेटा, स्टार्च भी मैक्रो मालिक्यूल है, स्टार्च भी पॉलीमर है। उसका जो मोनोमर होता है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से स्टार्च बनता है। जो ग्लूकोज है उसकी पॉलीमराइजेशन होती है, उनकी पॉलीमराइजेशन से जो बनता है स्टार्च बनता है, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, उनमें वाटर रिमूव होता है। उसके बाद सेलुलोज, बेटा जो सेलुलोज है वो भी पॉलीमर है, ये भी ग्लूकोज, उनका जो है वो ग्लूकोज का मालिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज होते हैं, ठीक है। सिर्फ लिंकेज का थोड़ा फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं इतना। डीएनए, डीएनए भी पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स इसके मोनोमर से हैं, ठीक है। ये नेचुरल पॉलीमर है, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज और डीएनए, बेटा ये पॉलीमर है और उसके आगे मोनोमर लिखे हुए हैं इसमें। कंबाइन पढ़ा कराई हूं आपको, पॉलीथीन, इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है बेटा, इथीन के अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी तो बनेगा पॉलीइथीन प्लास्टिक। उसके बाद है पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो इसका जो मोनोमर होता है
ये विनाइल क्लोराइड है, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। इसके मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मौजूदगी में, H2O2 की मौजूदगी में बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, डबल बॉन्ड टूट जाता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाती है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इन लगा देंगे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेटा ये विनाइल क्लोराइड और ये बन गया PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, एडिशन पॉलीमराइजेशन हुई है, बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड के जरिए ऐड हो जाएंगे आपस में और बनाएंगे PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद है पॉलीफिनाइल इथाइलिन, तो ये बनता है स्टायरीन से। बेटा ये स्टायरीन है, आपको पढ़ा चुका हूं मैं, आपको स्टायरीन आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर स्टायरीन का। फिनाइल इथीन है, फिनाइल इथीन, ये आपस में पॉलीमराइज होकर इनमें भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, डबल बॉन्ड है इसके अंदर भी। जैसे जो है विनाइल पॉलीमर है, तो ये भी समझे विनाइल पॉलीमर ही है, क्योंकि ये विनाइल का फार्मूला है, ये भी विनाइल का फार्मूला है, इस पे क्लोरीन लगा हुआ है, इस पे फिनाइल लगा हुआ है, तो ये फिनाइल इथीन है या स्टारीन जिसको पढ़ते हैं। अच्छा पॉलीईस्टर, अच्छा जो पॉलीईस्टर है बेटा ये इसके अंदर ईस्टर लिंकेजेस होता है, और इसका जो मोनोमर है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा होता है टेरिफिथेलिक एसिड, ठीक है। एक है इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये वैसे भी हमने लास्ट में पढ़ने भी है मैक्रोमोलेक्यूल्स के अंदर। तो बेटा इसका जो मोनोमर है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल, या 1,2 इथेन डाइओल। अच्छा ये मोनोमर है इसका, और दूसरा होता है टेरिफिथेलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। टेरिफिथेलिक एसिड 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये आपस में मिलते हैं तो इनमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, इनसे क्या बनती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कैसे, इधर से देखो, वाटर रिमूव हो जाएगा, ये भी इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल, वाटर रिमूव हो जाएगा तो इनमें ईस्टर लिंकेज बन जाएगा बेटा, इसमें वाटर रिमूव हो जाएगा तो ईस्टर लिंकेज बनेगा, क्योंकि अल्कोहल और जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं मिलते हैं ना आपस में, जो लिंक बनता है उसको कहते हैं ईस्टर लिंकेज। याद कर लो, जब भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में बॉन्ड बनाएंगे ना, तो लिंकेज को हम कहेंगे ईस्टर लिंकेज, जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे ईस्टर लिंकेज। तो यहाँ पे ईस्टर लिंकेज बनेगा, ईस्टर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होगा वाटर तो रिमूव हो जाएगा, उसके बाद इसका बॉन्ड इसके साथ हो जाएगा, इसका भी देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो जाएगा तो ईस्टर लिंकेज बनेगा। तो ये इसके मोनोमर है, पॉलीस्टर के मोनोमर है, जिसको कहते हैं टेरिलीन। इसके जो पॉलीमर बनेगा उसको कहते हैं टेरिलीन, पॉलीस्टर होता है। तो ये पॉलीस्टर है 1,2 इथेन डाइऑक्साइड और बेंजीन। अच्छा इसमें मैं बता देता हूँ,
1,4 बेंजीन डाइकार्बोनिक एसिड भी होता है, 1,2 भी होता है, 1,2 डाइकार्बोनिक, मगर 1,4 होता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे लास्ट में, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो सिंध के सिलेबस में भी ये मौजूद है, लास्ट के चैप्टर में 11 चैप्टर के अंदर। ठीक है, 11 जो चैप्टर उसके अंदर मौजूद है। इससे भी ईस्टर लिंकेज बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेरिलीन। बेटा पॉली ईस्टर है ये। टेरिलीन पॉलीस्टर। तो आप सोच रहे होंगे कि सर उसमें 1,2 लिखा हुआ है, यहाँ आपने 1,4 लिख दिया। तो बेटा 1,4 भी है, 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी है, जिसको हम कहते हैं टेरिफिथेलिक एसिड, टेरिफिथेलिक एसिड। ठीक है, जिससे बनता है टेरिलीन पॉलीस्टर। ठीक है, ये आप सर्च कर लेना, जो सिंध का सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है टेरिलीन पॉलीस्टर, टेरिलीन पॉलीस्टर 11 चैप्टर के अंदर बेटा आपको मिल जाएगा ये सेम, जिसमें इथिलीन ग्लाइकोल भी है और दूसरा होता है टेरिफिथेलिक एसिड, जो एक्चुअली 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है आपस में। अच्छा उसके बाद जो है, अच्छा उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जिनमें आ जाता है लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। बेटा कुछ डेफिनेशन है जिसमें आ जाता है लोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज का बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब है जो बॉन्ड फिक्स होते हैं और जो बॉन्ड मूव नहीं करते। बेटा लोकलाइज्ड बॉन्ड्स का मतलब है लोकल होंगे, एक जगह पे फिक्स होंगे, वो मूव नहीं करते। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड। दूसरे होते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। तो डीलोकलाइज्ड जो बॉन्ड्स होते हैं वो बेटा उनमें मूवमेंट होती है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं और उनकी पोजीशन बदल जाती है। जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो बदल जाती है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। तो ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो एक जगह पे फिक्स हो, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। क्योंकि इथीन के अंदर देखो ये बॉन्ड जो है लोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं बेटा, ये फिक्स है। मतलब इथीन में जो डबल बॉन्ड है ये क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। अच्छा दूसरे होते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स, जैसे बेंजीन में है, तो बेंजीन में बेटा डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं। बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि मूव करते रहते हैं, उनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। मतलब ऐसे बॉन्ड जिसमें मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड, और जिसमें मूवमेंट नहीं होती, एक जगह पे फिक्स होते हैं, उनको हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। तो इसके अंदर देखो पहले लोकलाइज्ड बॉन्ड्स की बात कर रहा है कि मतलब ऐसा बॉन्ड हो जो दो एटम के दरमियान फिक्स हो, वो मूव न करे, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड्स कहते हैं। और जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स वो होते हैं जिनमें मूवमेंट होती है, जो जिनके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, जैसे बेंजीन में है या दूसरे ऐसे मालिक्स होते हैं डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स होते हैं जिसके अंदर उनमें मूवमेंट होती है। देखो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स। तो बेटा जिनमें भी देखो रेजोनेंस होगी ना उसके अंदर डीलोकलाइजेशन होगी। देखो जिसके अंदर रेजोनेंस होगी उसके अंदर बेटा डीलोकलाइजेशन भी होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जैसे जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, देखो देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। बेटा ये डबल बॉन्ड्स जो है अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, इनमें मूवमेंट होगी, इनमें डीलोकलाइजेशन होगी। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा। देखो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे गया, तो यहाँ पे ये देखो ये CH2 लिखा मैंने, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, CH यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH,
देखो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके बेटा यहाँ पे चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH2। अब मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ पे गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करके यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करके यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस कार्बन पे जाएंगे तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसका बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया तो इसके बॉन्ड तो वैसे भी पूरे हो गए, ठीक है, और इस कार्बन के बॉन्ड भी पूरे हो गए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए तो इसका मगर उसको यहाँ पे बॉन्ड मिल गया। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आने से क्या हो जाता है, इस कार्बन का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इसका बॉन्ड पहले यहाँ पे मौजूद था अब यहाँ पे आ गया, इस कार्बन का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चले गए मगर इसको वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गए क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। नुकसान इस कार्बन का हो गया, इस कार्बन का नुकसान हो गया, और इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखो इसके अंदर देखो रेजोनेंस का मतलब यही है, पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है रेजोनेंस है इसके अंदर। बेटा रेजोनेंस के लिए आपको हमने कंडीशन बताई थी कि पाई सिग्मा फिर पाई बॉन्ड हो, तो इसके अंदर देखो पाई है, सिग्मा है, फिर पाई बॉन्ड है, या दूसरा हो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज हो, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा है, फिर नेगेटिव चार्ज है, सेम हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर रेजोनेंस है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे डीलोकलाइज होंगे। या बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड्स हैं वो भी डीलोकलाइज हैं, बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स हैं ये भी क्या है, डीलोकलाइज हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जो है अल्टरनेट कॉन्जुगेशन है, इसके अंदर भी देखो कॉन्जुगेशन है, किस तरह, पाई पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई, तो इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन के अंदर डीलोकेशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, तो इसका मतलब है इस तरह हो जाएगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। इसका तो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप का बन जाएगा, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि पाई बॉन्ड्स यहाँ पे भी मौजूद है, पाई बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद है, पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, इसमें भी देखो इसका भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, इसका भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। रेजोनेंस के यहाँ पे पाई बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड मौजूद है, इधर पाई बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद, पाई बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद, बेटा पाई बॉन्ड देखो यहाँ पे भी मौजूद है, पाई बॉन्ड इधर भी मौजूद है, पाई बॉन्ड यहाँ मौजूद है। अच्छा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कौन सी चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं डीलोकलाइज बॉन्ड्स, बेटा जो डीलोकलाइज्ड हो, डीलोकलाइज का मतलब है एक जगह फिक्स ना हो, तो इस बॉन्ड्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, और ये बेंजीन में डबल बॉन्ड एक ही है, तो ये लोकलाइज होगा,
और ये बॉन्ड्स और डीलोकलाइजेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बेटा डीलोकलाइजेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से इसमें ज्यादा स्टेबलाइजेशन आ जाती है, जो होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते। मतलब ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये अनस्टेबल है, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, मगर ये बॉन्ड जो होंगे इजीली ब्रेक नहीं होंगे कंजुगेशन की वजह से। तो इस तरह अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, तो बेटा जिसके अंदर अब देखो डीलोकलाइजेशन है और ज्यादा स्टेबिलिटी है, कल इंशाल्लाह यही मैं आपको पढ़ा दूंगा। लोकलाइज डीलोकलाइज बॉन्ड का कंसेप्ट, उसके इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है। इसके अलावा रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेर इफेक्ट ये भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये इनका रोल आ जाता है। जैसे अभी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप पढ़ रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इसमें आ जाता है जो मेसोमेर इफेक्ट का भी आ जाता है, रेजोनेंस जो इफेक्ट है वो भी आ जाता है इसके अंदर। तो ये सारे आपको मैं पढ़ा दूंगा कल इंशाल्लाह।